Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the day 19 class of the Mission HDIT. In this class, we are going to start database management system. So let's get started. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कई बार हम बोल देते हैं। ठीक है, सो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो डिफरेंट एंटिटीज के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मॉडल क्या है? एंड ईआर मॉडल। ठीक है, तो डिफरेंट एंटिटीज जब हमारी होती हैं, हमने C++ अभी पढ़ा, C++ में हम देखते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, जिस तरह से डिफरेंट क्लासेस आपस में रिलेट कर सकती हैं उसी तरह से डिफरेंट एंटिटीज आपस में क्या करती हैं? रियल वर्ल्ड में रिलेट करती हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। तो उसी रिलेशनशिप को शो करता है ईआर मॉडल। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि एंटिटी, एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट ये टर्म्स क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो एंटिटी आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने C++ में देखा क्लासेस हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह से एंटिटी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और एंटिटी टाइप क्या है? जैसे हमारी क्लास थी वो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंटिटी टाइप क्या है? एक स्टूडेंट है। ठीक है, एंटिटी स्टूडेंट को हम क्या बोलेंगे? नॉट एंटिटी, इट इज एंटिटी टाइप। हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ये टर्म्स एंटिटी एंड एंटिटी टाइप, बट स्टूडेंट आपका क्या है? एंटिटी टाइप है। और एंटिटी क्या है? E1, E2, E3 ये आपकी क्या है? एंटिटी है। तो इसका मतलब एंटिटी सेट क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हेयर इज एंटिटी सेट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका उसके सेट को क्या बोलेंगे हम? एंटिटी सेट। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या बोल रहे हैं? इसे क्या बोल रहे हैं? एंटिटी। और एंटिटी टाइप क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, तो एंटिटी आपका क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है या कॉन्सेप्चुअली एग्जिस्ट करता है। एंटिटी आपका है एक ऑब्जेक्ट किसका? एंटिटी टाइप का। ठीक है, और सेट ऑफ ऑल एंटिटीज क्या है? आपका एंटिटी सेट है। नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द एंटिटीज। सो लाइक इफ वी हैव स्टूडेंट एंटिटी टाइप, अगर स्टूडेंट हमारा एक एंटिटी टाइप है तो उसका नेम, एज, क्लास एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे इस एंटिटी टाइप के। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो पॉसिबल हैं वो है सिंपल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, स्टोर्ड, डिराइव्ड, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ कॉम्पोजिट वो होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो आगे क्या होती है? आगे स्मॉल इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर हम नेम लेते हैं, नेम आपका एक एट्रीब्यूट है। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं नेम एट्रीब्यूट के। इसी तरह से अगर हम सिंपल एट्रीब्यूट लेते हैं तो जैसे एज आपका क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट है क्योंकि इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हमने अपने डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं, वो एट्रीब्यूट्स। डिराइव एट्रीब्यूट वो होगा आपका जो हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से डिराइव कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं लाइक स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। तो अगर आपका एक DOB हमारा क्या? डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। हमने सभी स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉयज़ की क्या ली हुई है? डेट ऑफ बर्थ ली हुई है, उसे डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। तो अब हम क्या करें? डिराइव करें उनकी एज। ठीक है, हम अब क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? एज। तो एज क्या होगा यहाँ पे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा जो हमने पहले अगर स्टोर नहीं किया हुआ है और जिसे हम कैलकुलेट करें DOB की हेल्प से। ठीक है, तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट तो आपका सिंपली इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन अगर एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट है तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? इस तरह से रिप्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट वी हैव सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होती है आपकी, जिसकी सिर्फ वैल्यू एक ही पॉसिबल है, लाइक एज है, तो किसी की भी एक ही एज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो 20 ईयर्स का भी हो सकता है, 25 ईयर्स का भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम कहें फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आजकल ऐसा नहीं है कि सिंगल ही फ़ोन नंबर है, फादर मदर या पर्सनल फ़ोन नंबर्स हैं, तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो इसकी मतलब मल्टी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जिस एट्रीब्यूट के लिए, वो एट्रीब्यूट आपका क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एलिप्स। ठीक है, तो अगर फ़ोन नंबर हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉम्पोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड होंगे, जो कॉम्पोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड है, कॉम्पोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड, लाइक एड्रेस। ठीक है, एड्रेस क्या है, मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि हो सकता है परमानेंट एड्रेस कुछ और हो और जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो कुछ और हो। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है और कॉम्पोजिट भी है, वो आप हाउस नंबर भी हो सकता है, उसमें सिटी भी होगा, स्टेट भी होगा, पिन नंबर भी होगा। ठीक है, तो सब चीज़ें उसे आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं उस एट्रीब्यूट को, तो वो क्या हो गया, कॉम्पोजिट। और मल्टी वैल्यूड मीन्स उसके मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो अगर कोई भी एट्रीब्यूट कॉम्पोजिट एज वेल एज मल्टी वैल्यूड है तो वो एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है, तो उससे हम क्या करते हैं, इस तरह से अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट बन जाएगा। रोल नंबर अगर की एट्रीब्यूट है तो प्राइमरी की है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट हो जाएगा, और उससे क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई पार्शियल की है, अगर कोई पार्शियल की है तो पार्शियल की के केस में हम उसे क्या करते हैं, इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं। लाइक कुछ क्लास और रोल नंबर मिलके बन रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल की हो गई कोई, तो पार्शियल है अगर क्लास, तो उसे इस तरह से आप करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप। सो द एसोसिएशन अमंग एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्क्स एट अ डिपार्टमेंट, a student enrolls in a course. So here works at and enrolls are called relationships. And how we represent relationships? This diamond shaped symbol, and here we have different entity types. So here student can be there, and this is a course suppose, and student enrolls in a course. Alright, so in this way we represent relationships. So degree of relationship. The number of participating entities in a relationship defines the degree of relationship. So number of participating entities, कितनी entities participate कर रही हैं, वो क्या बताएंगी, डिग्री बताएंगी रिलेशनशिप का। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा स्टूडेंट और कोर्स है, तो यहाँ पे आपके कितनी एंटिटीज़ हैं, 2 एंटिटीज़ हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रिलेशन क्या हो जाएगा, बाइनरी रिलेशनशिप। इसी तरह से अगर 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो वो क्या हो जाएगा, टर्नरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें हमने स्टूडेंट लिया, कोर्स लिया, और साथ में हम एक एंटिटी ले लेते हैं, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 एंटिटीज़ हो गई, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, टर्नरी रिलेशनशिप, और डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह से एनएरी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर एनएरी है, जितनी भी एंटिटीज़ हैं इन्वॉल्व, तो डिग्री क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। सो एन कैन टेक एनी नंबर। Next we have mapping cardinalities. Cardinality defines the number of entities in one entity set which can be associated with number of entities of another set via relationship set. So let us see through this. So it can be one to one, one to many, many to one, and many to many. ठीक है, कार्डिनलिटी जो है वो डिफाइन कर रही है कि यहाँ से कितना नंबर हो सकता है और इधर कितना नंबर हो सकता है। ठीक है ना, दोनों एंटिटीज सेट में नंबर ऑफ एंटिटीज कितने पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर 1 to 1 कार्डिनलिटी होगी, इट मीन्स इधर का 1 एंटिटी इधर के 1 एंटिटी के साथ ही एसोसिएट कर सकता है।
वन टू मैनी होगी तो इधर का वन इधर के मैनी एंटिटीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये क्या कर रहा है, इधर की कई सारी एंटिटीज़ के साथ एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, कि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अगर उसे ऑप्शन दिया कि मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, यहाँ पे है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल कर सकता है। इधर मैनी टू वन है तो एक कोर्स है, एक कोर्स एक ही है और बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन वन कोर्स, सो दिस इज मैनी टू वन। इसी तरह से मैनी टू मैनी, मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज, सो दैट कैन बी displayed using this. So these are different cardinalities which are possible: one to one, one to many, many to one, and many to many. नेक्स्ट वी हैव बाइनरी रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटी। अब देखिए कार्डिनलिटी हमने देखा, उससे हम क्या, उससे किसके साथ रिलेट करें, बाइनरी रिलेशनशिप है। अगर बाइनरी मीन्स टू एंटिटी टाइप्स आर देयर, सो दिस इज वन एंटिटी another entity, here we can see this is one to one relationship, so it is represented like this। ठीक है, अगर इस तरह से आपको एग्जाम में बना हुआ आता है तो यू कैन टेल इजीली टेल कि ये क्या है, वन टू वन है, ये क्या है, वन टू मैनी। इस तरफ अगर n है सो दैट मीन्स वन टू मैनी। यहाँ पे आपके पास क्या है, n, सो दिस मीन्स मैनी एंटिटीज कैन गो फॉर वन सिंगल एंटिटी ऑफ दिस। ठीक है ना, एंटिटी टाइप। सो यहाँ पे अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे वो एक कोर्स के लिए जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स कैन गो फॉर अ सिंगल कोर्स, कोर्स सिंगल ही अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में सपोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या एन एन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, तो ऐसा कुछ कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले सकता है। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप किस तरह का हो जाएगा, एन इज टू एन, दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीजीटीज में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, केवीएस में, एनवीएस में भी पहले आए हुए हैं। तो वहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या कुछ और इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज, तो उसमें किस तरह का रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। सो पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स में वी हैव टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर हर एंटिटी इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में तो वो क्या होता है, टोटल पार्टिसिपेशन होता है, और टोटल पार्टिसिपेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, और पार्शियल पार्टिसिपेशन में आपके पास क्या है, नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। ज़रूरी नहीं है कि सभी एंटिटीज इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, तब आपका क्या होता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। ठीक है, तो अगर आपका वीक, चलिए वो नेक्स्ट ही देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव वीक एंटिटी टाइप एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। So there exist some entity types for which key attribute can't be defined. So these are called weak entity types. For example, a company may store the information of dependents like parents, children, spouse of an employee. So but here we can say कि डिपेंडेंट्स की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है एम्प्लॉय के बिना। ठीक है, सो डिपेंडेंट यहाँ पे जो भी है, चाहे चिल्ड्रेन है, स्पाउस है, पेरेंट है, ये अलग अलग एंटिटी टाइप ले रहे हैं हम। चाहे एक डिपेंडेंट एंटिटी टाइप ले लिया जिसमें सभी को इंक्लूड कर लिया, तो डिपेंडेंट आपकी क्या हो जाएगी, वीक एंटिटी टाइप हो जाएगी। और एम्प्लॉय क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप फॉर डिपेंडेंट। आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप क्या है, एम्प्लॉय, जिसके ऊपर वो बेस्ड है। ठीक है, जिसके ऊपर वो लिंक्ड है, जिसके साथ लिंक्ड है, वो वाली आपकी एंटिटी टाइप क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप। और इनके दोनों के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय है और साथ में आपके पास है, एक तरफ एम्प्लॉय एंटिटी है और एक तरफ डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट जो है, जो वीक एंटिटी होती है, उसे हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनका रिलेशनशिप होता है उसे डबल डायमंड से। ठीक है, तो इनका ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, और ये क्या है, आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप जो उसे आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप, और ये क्या है आपकी वीक एंटिटी टाइप। ऑलराइट,
सो वीक एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल, और जो इसका पार्टिसिपेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, डबल हो। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमेशा डबल लाइन से, और वो हमेशा क्या होगा, टोटल होगा। हमेशा कौन सा पार्टिसिपेशन होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि ये हमेशा इसके साथ लिंक्ड होंगे ही होंगे, इनका हमेशा लिंक रिलेशनशिप होगा ही होगा डिपेंडेंट का एम्प्लॉय के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक तरफ एम्प्लॉय लेते हैं और एक तरफ हम लेते हैं पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ठीक है। उसका टोटल पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, पार्शियल पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। कोई एम्प्लॉय हो सकता है कर रहा है, कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तरफ अगर एम्प्लॉय है और दूसरी तरफ आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये एम्प्लॉय हो सकता है वर्क कर रहा है और हो सकता है नहीं भी कर रहा हो। तब उस केस में क्या होता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। और इन केस अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसी एंटिटी की तरफ से, तो वो क्या होता है, टोटल पार्टिसिपेशन। तो डिपेंडेंट की तरफ से ये पार्टिसिपेशन हमेशा टोटल रहेगा, ठीक है। सो रिलेशनशिप वीक एंटिटी टाइप और आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप के बीच में हमेशा कौन सा रहेगा, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, और इसे डबल डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कीज इन DBMS: सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। So why we use key? Key is used basically to uniquely identify different rows of a table. Okay, so suppose we have this table wherein we have student ID, roll number, first name, last name and email of students. Name जो है वो आपका different students का same हो सकता है, लास्ट नेम भी सेम हो सकता है, बट ईमेल आईडी, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ये हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो लेट अस सी कि इनमें से प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की और कैंडिडेट की कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ये तीनों क्या हो सकते हैं, इन तीनों की हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी रोज को। तो ये तीनों ही क्या हो सकती हैं, कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आपकी क्या हैं, कैंडिडेट कीज हैं, ठीक है। और इसमें से किसी भी एक को आप प्राइमरी की बना सकते हैं, ये अपनी चॉइस है, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। हम इनमें से तीनों में से किसी को भी क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। एक आपकी प्राइमरी की बन जाएगी और जो बाकी बची वो क्या बच गई, आपकी ऑल्टरनेट की। बाकी क्या बन गई, ऑल्टरनेट की। सो कैंडिडेट की आपकी क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं सभी रोज को। तो ऐसी सभी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, कैंडिडेट कीज। किसी एक को हम प्राइमरी की चूज कर लेंगे और बाकी बची क्या बन जाएंगी, ऑल्टरनेट कीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका था प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की। ये नेक्स्ट वे है फॉरेन की। हमने देखा प्राइमरी की हमारी होती है किसी भी टेबल में, तो किसी भी टेबल में सपोज यहाँ पे आपके पास रोल नंबर है स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। स्टूडेंट एक टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में अगर रोल नंबर है तो किसी और टेबल में, सपोज मार्क्स एक और टेबल है हमारा, मार्क्स टेबल में हम क्या करें, रोल नंबर को यूज़ करें एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे हम इसे किस तरह से यूज़ करें, इसका रेफरेंस यूज़ करें, ठीक है। इस की में जो भी नंबर्स हैं, जो भी रोल नंबर्स हैं, यहाँ सपोज 100 से 200 तक रोल नंबर्स हैं, तो इन्हीं में से कोई वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्टली इन्हीं में से कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं या आपकी नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, फॉरेन की है, जो जिसका रेफरेंस हमने कहीं और से लिया हुआ है। बेसिकली इन्हीं वैल्यूज़ में से हम यहाँ पे कोई वैल्यू यूज़ करेंगे या नल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की का, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की क्या है, ठीक है। सुपर की को हम डिस्कस करेंगे एक बार जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। So in that we have different constraints like domain constraint, key constraint, entity integrity constraint and referential integrity constraint. तो देखिए रिलेशनल कॉन्स्ट्रेंट में सबसे पहला कौन सा है, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। ये क्या कहता है, जो भी हमारा एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो कॉरस्पॉन्डिंग उसी डोमेन से होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर रोल नंबर है तो वो जो उसका डोमेन है वही होना चाहिए, कि 101 से लेकर अगर 200 तक हैं वैल्यूज़ या न्यूमेरिक वैल्यूज़ है तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही होनी चाहिए। नेम है तो उसमें हम नंबर, अगर ABCD से नेम हो सकता है तो ऐसा नहीं कि हम उसमें नंबर जोड़ दें, राम 1, राम 3।
तो इस तरह से नहीं है, नेम ही है जो वही आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी डोमेन है उसी से ही हमने वैल्यूज़ पिक करनी है, और वैल्यूज़ भी किस तरह की होंगी, एटॉमिक वैल्यूज़ होंगी। नेक्स्ट है की कॉन्स्ट्रेंट। तो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहता है, वो यूनिक होनी चाहिए। एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट कहता है कि जो प्राइमरी की है उसमें वैल्यूज़ नल नहीं हो सकती। तो ये दोनों क्या हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कितने इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो 2 इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। तो की कॉन्स्ट्रेंट कहता है कि प्राइमरी की जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। और एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट है उसमें जो डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नल नहीं हो सकती। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, हमेशा या तो वैल्यू कहाँ से आएगी, जो ऑलरेडी प्राइमरी की जिस वैल्यू को यूज़ कर रही है, ठीक है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं प्राइमरी की में, जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो हो सकती है, या उसकी वैल्यू नल हो सकती है। सेकेंडली उसकी वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया, तो सेकेंड थिंग इज कि या तो वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को रेफर करेगी या वो नल होगी। ये कहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ये थे आपके रिलेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें समझना किसके लिए ज़रूरी है, नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन को हम क्या मानते हैं, अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटाबेस का, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बहुत अच्छे से फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझ लिया तो नॉर्मलाइजेशन हार्डली आपके लिए 5 मिनट्स का खेल रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द कॉन्स्ट्रेंट दैट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये किसका रिलेशनशिप बता रहा है, 2 सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशन, जहाँ क्या एक सेट दूसरे सेट को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि ए की हेल्प से हम बी को डिटरमिन कर पा रहे हैं, सो इट मीन्स बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। ए क्या करे, फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को, और बी क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में देखें तो ए 1 पे क्या है 3, और यहाँ पे अगेन 1 पे क्या है 3। सो इट मीन्स 1 वैल्यू पे बी की वैल्यू हमेशा हमें 3 मिल रही है, लेकिन अगर आप देखें बी की यहाँ पे वैल्यू 3 है तो यहाँ हमें 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ए डिपेंडेंट नहीं है बी के ऊपर, बी डिपेंडेंट है ए की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से देखिए 2 पे यहाँ पे 3 है, अगेन यहाँ पे 4 वैल्यू है दोनों जगह पर, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। सो वी कैन से कि ए की जो वैल्यू है उसकी हेल्प से हमें क्या मिल रही है, बी की वैल्यू मिल रही है। सो इन दैट केस वी विल राइट इट लाइक दिस, बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है, और ए डिटरमाइंस बी। So it is denoted as this, where x is a set of attributes that is capable of determining the value of y. जहाँ पे x वो एट्रीब्यूट है जो डिटरमाइन कर रहा है y की वैल्यू को। सो एट्रीब्यूट सेट जो लेफ्ट हैंड साइड में है एरो की, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। उसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। और जो राइट हैंड साइड पे है उसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। जो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में है उसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, और जो डिटर्मिन कर रहा है वो उसे क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर 1 वैल्यू ऑफ ए सिर्फ 1 वैल्यू ऑफ वाई ही पॉसिबल है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमेशा 3 ही होगी। तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस डिपेंडेंसी एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 को लिया, और अगर यहाँ पे 1 पे 4 है तो आप कह देंगे नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे 3 है तो ठीक है चल रहा है, अभी 4 पे भी यहाँ 0 है और 4 पे यहाँ 0 है, तो इट मीन्स ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपको ये चेक करना है, एग्जाम में इस तरह से आ जाता है, आपको एक टेबल दे दिया और पूछ लिया कि आपको चेक करो कि ये डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे, आपको सर्च करना है क्या इसकी जो भी वैल्यू है उस हर वैल्यू पे इसकी सेम ही वैल्यू है या नहीं है, ठीक
ठीक है, सिर्फ ये चेक करना है आपने। अगर वैल्यूज सेम होंगी तो इट मीन्स वो डिपेंडेंसी आपकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसके आगे और भी, जैसे अगर हम सी ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 और इसी तरह से हमने लिया 2, यहाँ 1 1 1, ठीक है, कुछ भी लिया। तो अभी देखिए ए टू सी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर हमें ये चेक करने को बोले तो 1 पे 2 है, इसी तरह से 1 पे 2 है और 4 पे 1 है, 4 पे 1 है, तो इसका मतलब ए टू सी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम डी लें, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 0 और यहाँ लिया 1, तो अभी देखिए इसके लिए क्या है, 0 की 1 पर क्या है, डी की वैल्यू 0 और इस 1 पे डी की वैल्यू क्या है, 1। इट मीन्स ए इज नॉट डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, सो डी इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई भी एट्रीब्यूट क्या फंक्शनली डिपेंडेंट है दूसरे एट्रीब्यूट पर या नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है वो मेनली 2 तरह की होती है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी वो होती है जिसमें डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है वो क्या है, सबसेट है डिटर्मिनेंट का। डिपेंडेंट क्या है, सबसेट है डिटर्मिनेंट का। अगर हम लिखें ए बी एंड दिस बी, ठीक है, कि बी की वैल्यू हम डिटर्मिन कर पा रहे हैं ए बी से, सो दिस इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये किस तरह की डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें डिपेंडेंट क्या है, सबसेट है डिटर्मिनेंट का। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये टर्म हमारी यूज होती हैं आगे नॉर्मलाइजेशन में भी। So in non-trivial functional dependencies, dependent is strictly not a subset of the determinant. तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए सी टू बी हो सकता है, दैट इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी तरह से अगर हम ले ए डी बी टू ई, सो दिस इज नॉन ट्रिवियल फंक्शन एफ डी। और इसी तरह से अगर हम ले ए बी डी टू डी, सो दिस इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अगर आपका डिपेंडेंट सबसेट है डिटर्मिनेंट का तो वो हमेशा क्या होगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमने एक पीछे की को छोड़ दिया था, सुपर की। ठीक है, अभी उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अभी अगर हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं आपके ए बी सी डी। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी डी। और हमें बोला गया है कि A इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग B, C एंड D, और साथ में A, B to C, D, और एक डिपेंडेंसी हमें दी है A, B, D to C, और अनदर वन इज B, D to A, C। ठीक है, और एक आपके पास है B से A, D। ठीक है, ये अगर फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी हुई हैं, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सी सुपर की है और कौन सी कैंडिडेट की है और कौन सी प्राइमरी की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अगर किसी की हेल्प से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए की हेल्प से हम बी सी डी तीनों, अगर इन सबको ऐड करके आपका पूरे सभी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, इट मीन्स वो सुपर की बन सकती है। तो देखिए ए से बी सी डी आप बना ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब सभी एट्रीब्यूट्स आपके आ रहे हैं, डिटरमिन हो रहे हैं, तो आपकी ये क्या हो सकती है, सुपर की हो सकती है। अब ए बी और सी डी, इधर ए बी क्या कर रहे हैं, डिटरमिन सी डी, तो ये भी सुपर की आपकी हो सकती है। ए बी डी क्या करें, सी, तो ये भी सुपर की हो सकती है। बी डी से ए सी आ रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी सुपर की। बी से ए डी आ रहा है सिर्फ, तो देखिए यहाँ पे सी नहीं आ रहा है, सो इट मीन्स ये आपकी सुपर की नहीं हो सकती। ठीक है, सो इस तरह से आपको सुपर की फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सुपर की क्या कोई की हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कैंडिडेट की। तो देखिए उसका एग्जैक्ट क्या है, सबसेट अगर अवेलेबल है तो सबसेट जो है वो क्या बनेगा, किसी भी कैंडिडेट सुपर की का। यहाँ पे ये सुपर की है, ये सुपर की है, ये सुपर की है और ये सुपर की है। तो देखिए कैंडिडेट की सिर्फ वही बनेगी जिस, अगर सुपर की बनने के लिए उसका सबसेट एलिजिबल है तो सबसेट बन जाएगा, सुपरसेट नहीं बन पाएगा। तो देखिए ए अगर सुपर की है, ए को तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इट मीन्स ये कैंडिडेट की बन सकती है। नेक्स्ट देखिए ए बी, तो यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी कैन बी डिवाइडेड, और उसमें से अगर हम देखें ए बी का सबसेट क्या है, ए, जो कैंडिडेट की बन सकता है, तो वो क्या, फिर ए बी आपकी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। ठीक है, ए बी कैंडिडेट की नहीं बन सकती।
ये इररिड्यूसेबल है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैंडिडेट की कि इररिड्यूसेबल। इररिड्यूसेबल ये नहीं कि उसे हम बी और डी जो है ये आपकी कैंडिडेट की बन सकती है, क्योंकि बी या डी में से कोई भी आपकी ऑलरेडी मतलब कोई और कैंडिडेट की नहीं बन रही है, ठीक है। तो उसका कोई भी सबसेट नहीं होना चाहिए जो कैंडिडेट की बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी आपकी कैंडिडेट की नहीं बन सकती, इसी तरह से ए बी डी भी नहीं बन सकती, क्योंकि ए ऑलरेडी आपकी कैंडिडेट की बन सकती है, तो इट मीन्स इसका ही सबसेट है, ए इसका ही सबसेट है तो वो बन सकता है। तो ए बी डी भी आपकी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी डी बन सकती है, क्योंकि ए जो है वो सबसेट नहीं है इसका, तो इसका मतलब बी डी आपकी कैंडिडेट की बन सकती है और बी यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की नहीं बन सकती, ठीक है। तो जिस भी की हेल्प से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या डिटर्मिन कर पा रहे हो सभी अपने एट्रीब्यूट्स को, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सुपर की। और उसके बाद आपकी कैंडिडेट की होगी जो क्या होगी, रिड्यूसेबल फॉर्म, जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। इनमें से उसका सबसेट जो भी है, अगर किसी और की का सबसेट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास जो कैंडिडेट की बन सकता है, तो हम उस सुपर सेट को नहीं लेंगे एज कैंडिडेट की, ठीक है। तो अब ये आपकी दो क्या बन सकती हैं, कैंडिडेट कीज, और ये सब क्या हैं आपकी सुपर कीज। अब इसमें से डीबीए की मर्जी है, किसी को भी प्राइमरी की बना सकता है, ए को भी बना सकता है और बीडी को भी बना सकता है। तो अगर उसने ए को बना दिया तो ये क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट की हो जाएगी, और अगर उसने इसे बना दिया तो ये क्या बन जाएगी, ऑल्टरनेट की बन जाएगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, वी हैव आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सो कुछ रूल्स हैं हमारे, उन्हें देख लेते हैं क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिविटी। तो अगर आपका x एक सबसेट है, सॉरी y सबसेट है x का, तो x फंक्शनली डिटरमाइंस y होल्ड करेगा ही करेगा रिफ्लेक्सिविटी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हमारा एक है रोल नंबर और साथ में ही हमने यहाँ पे नेम ले लिया, तो वो हमेशा क्या करेगा, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा नेम को, ठीक है। तो अगर आपका ए बी इसी तरह से है तो वो हमेशा यहाँ पे ए बी टू ए और ए बी टू ए हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमेशा आपकी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट, ऑगमेंटेशन। सो इफ एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस वाई is a valid dependency, so xz to yz is also valid by augmentation rule. Augmentation rule क्या कहता है, अगर x is to y है तो यहाँ पे हम कुछ भी अगर एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, डिपेंडेंसी ये एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर नेम डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, सो रोल नंबर डिपार्टमेंट नेम अगर हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो डिपार्टमेंट नेम हमने दोनों तरफ ऐड किया तो वो एग्जिस्ट करेगा ही, वो वैलिड होगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस में भी आया हुए हैं एग्जाम्स में। तो देखिए ट्रांजिटिविटी, एक्स इज टू वाई है, एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस वाई, वाई फंक्शनली डिटरमाइंस जेड। तो अगर ये दोनों डिपेंडेंसीज वैलिड हैं तो आपका एक्स टू जेड भी वैलिड है, ठीक है। तो जेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स भी वैलिड है। अगर हम कहते हैं y डिपेंडेंट है x के ऊपर, z डिपेंडेंट है y के ऊपर, तो z किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। रोल नंबर डिपेंडेंट, डिपार्टमेंट नेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रोल नंबर के ऊपर। डिपार्टमेंट बिल्डिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर। सो इट मीन्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग भी डिपेंडेंट है रोल नंबर के ऊपर, ठीक है। ये तो थे आपके मेन रूल्स, ठीक है, जो आपके हैं। और कुछ सेकेंडरी रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक यूनियन, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन और स्यूडो ट्रांजिटिविटी। तो इसमें आपके पास क्या है, अब अगर ए टू बी है और ए टू सी है तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ए टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगर एक्स टू जेड है, एक्स टू वाई है, एक्स टू जेड है, तो वो एक्स टू वाई जेड हो जाएगा। ये होता है यूनियन रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए टू बी है और अगर x टू y होल्ड कर रहा है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ax टू by, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कंपोजिशन रूल। a टू bc है, a टू b, a टू c अगर अगर a टू bc होल्ड करता है तो a टू b और a टू c भी होल्ड करेगा, उन्हें हमने क्या किया, डीकम्पोज कर दिया। सो इफ x इज yz, x इज टू yz, तो x टू y, x टू z भी होल्ड करेगा आपका।
स्यूडो ट्रांजिटिविटी में क्या हो जाता है, ए टू बी है अगर, तो बी सी टू डी, ए टू बी है, बी सी टू डी है, तो हम बी की जगह क्या कर सकते हैं, एक चेंज कर सकते हैं। सो ए सी टू डी भी होल्ड करेगा, ठीक है। ए से बी है और बी सी से डी है, तो यहाँ पे हम बी को रिप्लेस कर सकते हैं ए से। इन द सेम वे एक्स इज टू वाई है, वाई जेड टू डब्ल्यू है, तो हम एक्स जेड टू डब्ल्यू से लिख सकते हैं कि वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स जेड। So here next comes normal forms. So normalization is the process of minimizing redundancy from a relation or set of relations. So redundancy जो होती है वो कैसे आ जाती है, कभी भी हम insert करते हैं, delete करते हैं या update करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, redundancy आ जाती है हमारे database में। So हम normalization को use करते हैं ताकि जो redundancy है उसे minimize कर सकें। So normal forms are used to eliminate or reduce redundancy in database tables. और goals क्या रहते हैं हमारे normalization के? सबसे पहला गोल हमारा होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट है जो भी एट्रीब्यूट, अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है हमारा टेबल, तो सेकंड में लेके जा रहे हैं, थर्ड में लेकर जा रहे हैं, फोर्थ में लेकर जा रहे हैं, तो जिसमें भी हम लेकर जा रहे हैं हमारा सबसे बड़ा गोल क्या है कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ऑलरेडी गिवन है वो प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। सेकेंड वी हैव लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन। तो जब भी हम डीकम्पोज कर रहे हैं तो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर्ड थी वो एज इट इज़ हमें अगर डीकम्पोज भी कर दिया हमने टेबल्स को, एक टेबल से 2 बना दिए या 3 बना दिए, तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या डिलीट नहीं होनी चाहिए। So we have different normal forms. First normal form, second normal form, third BCNF and more we have 4NF and 5NF also. ठीक है। तो लेकिन जो एक हमारा डेटाबेस है वो सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर होता है अगर हमारा टेबल BCNF में है, ठीक है। अगर BCNF में है तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर किया जाता है, उससे ऊपर ऐसा होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, अदरवाइज BCNF इज सफिशिएंट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। So a relation is in first normal form if it does not contain any composite or multi-valued attribute. अगर composite और multi-valued attribute नहीं होगा तो आपका रिलेशन कौन सी फॉर्म में होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। इट मीन्स सभी एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, तो एट्रीब्यूट तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। देखिए तो ये आपका जो एक रिलेशन है इसमें हमारे पास क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन्हें हमने क्या किया, इस तरह से चेंज करा, तो ये आपका किस में आ गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो देखिए अगर यहाँ पे आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हमेशा नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होती हैं, तो क्या इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगी। और अगर कंपोजिट आपका होगा एट्रीब्यूट तो उस केस में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होंगे। कंपोजिट सी कंपोजिट होगा तो सी कॉलम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगे अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, और कंपोजिट होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी रोज इंक्रीज हुई है क्योंकि ये क्या थे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे। सो नेक्स्ट वी हैव सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले समझेंगे प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस से जाके उसे समझ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में दी हुई होती है कैंडिडेट की, या कई बार हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिसमें जो क्या है, पार्ट है कैंडिडेट की का, वो सब एट्रीब्यूट क्या होंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। अगर आपको दी हुई है कि ए बी प्राइम कैंडिडेट की है और आपके रिलेशन में ABCDE है, ठीक है। तो एक रिलेशन है जिसमें ABCDE क्या है, एट्रीब्यूट्स, और AB आपको क्या दिया, कैंडिडेट की दिया। तो यहाँ पे आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, AB आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए क्योंकि वो पार्ट है कैंडिडेट की का, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो हो गए जो पार्ट नहीं है। सो CDE क्या हो गए आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइम की एट्रीब्यूट। तो जो भी प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं जो C, D और E है,
तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट किसके ऊपर होने चाहिए, प्राइम की एट्रीब्यूट के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। पार्शियली होगा तो वो नहीं चलेगा, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर। सो दैट इज इफ ए इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स होल्ड, अगर ये होल्ड करता है देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉपर सबसेट y ऑफ x फॉर विच y इज टू a ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। तो अगर यहाँ पे x कुछ भी है, ठीक है, तो अगर हमारे पास a b के ऊपर डिपेंडेंट है c, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि a के ऊपर डिपेंडेंट हो c, a के ऊपर डिपेंडेंट हो कुछ और, ठीक है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइम की एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी क्या है, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है। सो ये क्या है, कैंडिडेट की है। सो इन स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिलेशन द प्राइम की एट्रीब्यूट्स आर स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। स्टू आईडी और प्रोजेक्ट आईडी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए इसके ऊपर क्या है, आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये शो करने के लिए कि कैंडिडेट की है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं लाइक स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, इकट्ठे इनके ऊपर होने चाहिए। मतलब स्टू आईडी कॉमा प्रोजेक्ट आईडी के बेस पे इन्हें हम डिटरमाइन कर पाएँ, स्टू नेम को भी और प्रोजेक्ट नेम को भी। लेकिन ये इंडिविजुअली इनके ऊपर जब डिपेंडेंट हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो स्टू नेम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय प्रोजेक्ट आईडी। सो दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे जो एक के ऊपर ये डिपेंडेंट है तो ये इसे क्या बोलते हैं हम, पार्शियल डिपेंडेंसी, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना है तो उसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हर कहीं लागू होगा। अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए कोई रिलेशन तो वो उसे सबसे पहले फर्स्ट में होना चाहिए और फिर जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट्स पे। और इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो उसको सेकंड में होना चाहिए और एडिशनल उसके लिए क्या सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सो नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइम की एट्रीब्यूट। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइम की एट्रीब्यूट के ऊपर, डायरेक्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स फॉर एनी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी दिस देन ईदर एक्स इज अ सुपर की, या तो एक्स सुपर की हो या ए क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें पॉसिबल हैं कि एक्स सुपर की होगा तो भी चलेगा। जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं आपके रिलेशन में तो उसमें अगर आपको एक्स सुपर की होगा तो भी चलेगा और अगर ए प्राइम एट्रीब्यूट है तो चलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है डिफरेंट क्या दे दी, डिपेंडेंसीज दे दी और उनके बेसिस पे आपसे पूछा जाता है क्या ये डिपेंडेंसीज के होते हुए ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड में है, किस में है, ठीक है। एचटेट में वैसे इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टर्म्स क्लियर होंगी तो आप चेक कर पाएंगे कि वो अगर कैंडिडेट की का आपको पता है कौन क्या क्या है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आप उसे ईजिली चेक कर पाएंगे। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट रिलेशन बना हुआ है, स्टूडेंट डिटेल एक रिलेशन है जिसमें स्टू आईडी क्या है, की है और ओनली प्राइम की एट्रीब्यूट है, अकेला ही प्राइम एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। तो सिटी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम बाय स्टू आईडी एज वेल एज जिप इटसेल्फ, ठीक है। स्टू आईडी से भी हम सिटी को डिटरमिन कर सकते हैं और देख पा रहे हैं आप जिप से भी डिटरमिन कर सकते हैं। सो या तो जिप को सुपर की होना पड़ेगा या सिटी को प्राइम एट्रीब्यूट होना पड़ेगा और इन दोनों में से कोई भी चीज़ वैलिड नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जिप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टू आईडी के ऊपर, और सिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट दिखा रहे हैं, जिप के ऊपर। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो हमें इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो स्टू आईडी, स्टू नेम एंड जिप एक रिलेशन में ले लिया हमने और जिप और सिटी अलग रिलेशन में ले लिया और अब ये आपके पास किस में आ गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट वी हैव बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म एक्सटेंशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, या स्ट्रिक्ट टर्म्स में हम कहें कि स्ट्रिक्ट वर्जन है उसका, ठीक है। तो ये क्या कहता है, फॉर एनी ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी
नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए इस केस में अगर है तो ये एक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी सुपर की। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्स अगर इस तरह से आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और एक्स यहाँ सुपर की है, तो ये रिलेशन जो अगर आपको कोई भी रिलेशन दिया होता है तो ये कौन सी फॉर्म में है, तो आपको वहाँ पे चूज करना था और करेक्ट आंसर क्या बनता था, BCNF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे स्टू आईडी क्या है, सुपर की है। ठीक है, सुपर की है, और स्टूडेंट डिटेल और जिप क्या है, सुपर की है। यहाँ पे ये दोनों ही क्या बन रही है, सुपर कीज बन रही हैं। ठीक है, स्टू आईडी भी क्या बन रही है, सुपर की बन रही है, और जिप भी क्या है, सुपर की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये दोनों जो है एग्जिस्ट करती हैं, तो 3NF में है ये, और फर्दर ये BCNF में भी है, क्योंकि स्टू आईडी भी सुपर की है और यहाँ पे जिप भी क्या है, सुपर की है। ठीक है, तो दूसरे वाला जो है यहाँ पे रूल जो 3NF में है, एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा तो एक्स को सुपर की होना ज़रूरी नहीं है उस केस में। ठीक है, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF अलाउ नहीं करता। ठीक है ना, तो यहाँ पे BCNF क्या कहता है कि एक्स को सुपर की होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपका प्रीवियस एग्जाम्पल में दोनों ही जो रिलेशंस हैं ये किस में है, BCNF में है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन देख लेते हैं सिर्फ कि BCNF और 4NF और 5NF के लिए क्या हमारी पहचान होती है। तो एक 4NF तब होता है जब वो BCNF में और साथ साथ उसमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। और 5NF क्या है, जिसमें 4NF में होना चाहिए रिलेशन और जिसमें जॉइंट डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, जॉइंट डिपेंडेंसी ना हो वो कौन सा है, 5NF, और जिसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो वो कौन सा है आपका 4NF। सो नेक्स्ट वी हैव आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन से भी आपका हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हो गया, कंकरेंसी हो गया, नेक्स्ट हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे इस क्लास में। सो ट्रांजेक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ टास्क। ठीक है, तो अगर हम बैंक में जाते हैं, हमने विड्रॉ कराने हैं 500 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ और ट्रांसफ़र करने किसी के अकाउंट में, अगर हम अपना ऑनलाइन भी करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले तो ओपन करेंगे अकाउंट को, फिर उसके बाद अपना बैलेंस चेक होगा। अगर हम वहाँ पे भी विड्रॉल की या ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देते हैं बैंक में भी, तो भी क्या होता है, ओपन करेंगे अकाउंट को, बैलेंस चेक करेंगे, फिर हमारे अकाउंट से 500 डिडक्ट होंगे और दूसरे का अकाउंट ओपन होगा, उसमें 500 प्लस होंगे। इस तरह से क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन के पीछे भी क्या होता है, बहुत से काम होते हैं। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टास्क्स। So a single task is the minimum processing unit which cannot be divided further. So सिंगल टास्क वो होता है जिसको आगे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो वही एग्जांपल है कि अगर ट्रांसफ़र करने ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में, तो ये एक सिंपल और स्मॉल ट्रांजेक्शन दिखता है, लेकिन इसमें भी बहुत से टास्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसी टास्क को करते करते कई बार डेटाबेस क्या हो जाता है, कंकरेंट हो जाता है, उसमें डेटाबेस में इश्यूज आ जाते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करके रख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन में हमारे पास सबसे पहले आती हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, एसिड का फुल फॉर्म क्या है, एटमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ट्रांजैक्शन जो भी है डेटाबेस में वो मेंटेन करके रखना चाहिए उसे इन चारों प्रॉपर्टीज़ को, जिन्हें हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ भी। ठीक है, ताकि वो इंश्योर कर पाए एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड डेटा इंटीग्रिटी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन सब चीज़ों को, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और डेटा इंटीग्रिटी हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी डेटाबेस से। सो अगर वो इन चीज़ों को इंश्योर करना चाहता है तो उसे इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी। सो फर्स्ट वी हैव एटमिसिटी। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो उसमें जो भी टास्क हो रहे हैं या तो वो पूरे तरह से कंप्लीट हो या वो बिल्कुल भी मत हो। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं हो कि 500 किसी के अकाउंट से माइनस तो हो गए और जिसके अकाउंट में प्लस करने थे उसमें नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, रोल बैक करना चाहिए कि वापस जिस स्टेट से उसने शुरू किया था उसी स्टेट पे हमारा डेटाबेस पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह से डिडक्ट हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई और उसके बाद कुछ फेलियर की वजह से आगे की ट्रांजेक्शन्स अगर नहीं हो पा रही हैं तो इन बिटवीन रहे प्रोसेस, तो ऐसा नहीं होगा। सो इधर ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड या नन, या तो कुछ भी नहीं होगा और या होगा तो सभी ट्रांजेक्शन्स सभी जो भी टास्क हैं उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाए।
कंसिस्टेंसी क्या कहता है, द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी स्टेट के बाद वो किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद किस में रहना चाहिए, कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से वो पहले था उसी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के अकाउंट से 500 प्लस की माइनस की और दूसरे में प्लस की है, उसके बाद इनके बैलेंस ही गड़बड़ा गया। इसका पहले 4000 था और इसका सपोज 10,000 था, तो उसके बाद भी जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोटल 14,000 था और बाद में टोटल जो बन रहा है वो 13,000 बन रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, दोनों के में ही डिडक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया। तो डेटा जो है वो क्या रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इफ द डेटाबेस वाज इन द कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहिए, कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। Next is durability. So the database should be durable enough to hold all its latest updates even if system fails or restart. ठीक है, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए, चाहे जो सिस्टम है वो फेल हो और रीस्टार्ट करे, कुछ मर्जी करता रहे, तो लेकिन डेटाबेस को क्या रहना चाहिए, ड्यूरेबल रहना चाहिए, ताकि वो लेटेस्ट अपडेट्स को होल्ड कर सके। नेक्स्ट, आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है, अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वर्क कर रही हैं एक ही टाइम पर, तो ऐसा हर ट्रांजेक्शन को यही लगना चाहिए कि वो अकेला वर्क कर रही है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पैरेलली वर्क कर रही है। ठीक है, जब व्हेन मोर देन वन ट्रांजेक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड पैरेलल, so the property of isolation states that all the transactions will be carried out and executed as if it is the only transaction in the system. तो जो भी ट्रांजेक्शन उस टाइम पे अगर एक से ज़्यादा हो रही है एग्जीक्यूट, तो किसी भी ट्रांजेक्शन को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपना इंडिविजुअली जो भी उसके ऑपरेशंस है उसे कैरी आउट करे इट्स विदाउट मतलब उस चीज़ को कंसीडर किए हुए कि और ट्रांजेक्शन्स भी उस टाइम पे वर्क हो रही हैं। ठीक है, तो और किसी की एग्जिस्टेंस से अगर और ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस से जो ट्रांजेक्शन और दूसरी एग्जीक्यूट हो रही है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट इज़ बेसिकली आइसोलेशन. So these were acid properties. Next we have states of transactions. So active state is there. जब इनिशियली आया और एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या है, एक्टिव स्टेट है। अभी थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पार्शली कमिटेड, और कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई ट्रांजेक्शन्स में जो भी करना था हमने हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, कमिटेड स्टेट में हो जाएगा और एंड हो जाएगा। इसी तरह से एक्टिव स्टेट में कई बार क्या हो जाता है, फेल हो जाती है, फेलियर की वजह से फिर वो क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। यहाँ से भी एक्टिव से भी फेल्ड में आ सकता है और इसी तरह से पार्शियली कमिटेड से भी क्या आ सकता है, फेल्ड में की स्टेट में आ सकता है और फिर उसे भी क्या कर दिया जाएगा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेट्स होती हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की। तो अगर पूरी तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो कौन सी स्टेट होगी, कमिटेड स्टेट। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, कंकरेंसी प्रॉब्लम्स इन डीबीएमएस ट्रांजेक्शन्स। कंकरेंसी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डीबीएमएस ट्रांजेक्शन्स में, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आती है टेम्परेरी अपडेट प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम भी। नेक्स्ट वी हैव लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम एंड फैंटम रीड प्रॉब्लम। तो ये 4 प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें से भी क्वेश्चंस आपका बनते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपका सभी जगह से आ जाता है, 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके डीबीएमएस से भी। ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है, देखो कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी आएंगे ही आएंगे, मैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, सो फर्स्ट वन इज डर्टी रीड प्रॉब्लम और टेम्परेरी अपडेट। तो यहाँ पे टेम्परेरी अपडेट से पता चल पा रहा है कि वो अपडेट क्या था, टेम्परेरीली था और दूसरी ट्रांजेक्शन ने क्या किया, उसे इन बिटवीन रीड कर लिया, तो इसलिए वो क्या बन गया, डर्टी रीड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कब अकर होती है, जब एक ट्रांजेक्शन किसी आइटम को अपडेट करी और फेल हो गई अभी, लेकिन वो रोल बैक नहीं किया है, कमिट तो हुआ नहीं फेल होने की वजह से और रोल बैक भी अभी नहीं हुआ है, इन बिटवीन दूसरी ट्रांजेक्शन ने उसे क्या किया, रीड कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए रीड किया इसने कुछ राइट किया, लेकिन अभी क्या है, कमिट नहीं हुआ ये ट्रांजेक्शन, और इन बिटवीन अगर इसने रीड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, डर्टी रीड प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम में क्या है, अपडेट डन टू अ डेटा आइटम बाय अ ट्रांजेक्शन इज लॉस्ट एज इट इज ओवर रिटन बाय द अपडेट डन बाय द अनदर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे T2 ने पहले रीड किया, ठीक है, x की वैल्यू को रीड किया और इतने में इसने आके अपडेट कर दिया। ठीक है, और फिर इसने अपडेट किया तो इसके वाला अपडेट क्या हुआ, लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करे, एक ट्रांजेक्शन ने रीड किया है और दूसरे ने अपडेट कर दिया और फिर
इसने अपडेट किया सेकंड ट्रांजेक्शन ने, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी तरफ से भी क्या हुआ, लॉस्ट, क्या जो भी अपडेट इसने किया वो क्या हुआ, लॉस्ट हो गया। इसके वाला अपडेट जिसने बाद में किया उसका रह जाएगा डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ने रीड किया, अब इसने इस वाली आइटम के ऊपर अपडेट कर दिया, इसको नहीं पता कि ये भी ट्रांजेक्शन यहाँ वर्क कर रही है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हो जाती है। अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम आपकी तब अकर होगी जब दो या दो से ज़्यादा रीड ऑपरेशंस होंगे सेम ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ इसने रीड किया, इसने रीड किया, इसने राइट किया, इसने रीड किया, तो देखिए ये थोड़ी देर पहले रीड कर रहा है तो कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे 10 है वैल्यू, तो इसने रीड किया, सपोज x की वैल्यू अभी 10 है, इसने 20 कर दी, अब इसको पास क्या आ गई दोबारा 20। तो जब ये एक से ज़्यादा बार रीड करे तो देखिए जो वैल्यू है वो क्या आई, इसके पास डिफरेंट आ गई। सो दिस इज नोन एज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ये क्या है, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, जब उसको सेम ही वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं अलग अलग टाइम पर। नेक्स्ट वी हैव फैंटम रीड प्रॉब्लम। फैंटम रीड प्रॉब्लम तब अकर होती है जब एक ट्रांजैक्शन रीड करती है एक वेरिएबल को एक बार, ठीक है, और लेकिन अब फर्स्ट टाइम तो उसको वो वैल्यू मिल गई और सेकंड टाइम ये आ रहा है उसके पास कि वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू मिली, रीड की, इसने भी रीड किया, इसने भी रीड किया, इन बिटवीन ट्रांजैक्शन वन ने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब जब ये रीड कर रहा है तो अब क्या आ रहा है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम क्या होती है, फैंटम रीड प्रॉब्लम। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज phantom read problem. So next we have concurrency control. So in multi-programming environment जहाँ पे भी multiple transactions execute होती हैं वहाँ पे concurrency को control करना is very important। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, concurrency control protocols यूज़ करते हैं, और वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, बाइनरी लॉक्स और शेयर्ड या एक्सक्लूसिव लॉक। तो देखिए जो लॉक होगा डेटा आइटम पे वो दो स्टेट्स में होता है, या तो लॉक कर देंगे या अनलॉक रहेगा, ठीक है। बाइनरी लॉक में तो दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो लॉक होगा तो कोई भी नहीं उसे यूज़ कर सकता, या जो ट्रांजेक्शन लॉक कर रही है वो यूज़ करके अनलॉक कर देगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव में क्या है, दिस टाइप ऑफ लॉकिंग मैकेनिज्म डिफ्रेंशिएट्स द लॉक बेस्ड ऑन देयर यूजेस। सो अगर तो किसी ने एक्सक्लूसिव लॉक ली है तो वो उस पर राइट को परफॉर्म कर पाएगा, राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन अगर किसी ने लिया हुआ है शेयर्ड लॉक तो वो क्या करेगा, सिर्फ रीड लॉक, रीड के लिए है शेयर्ड लॉक। शेयरिंग मोड में अगर ले रहे हैं तो सभी ट्रांजेक्शन्स उसे रीड कर पाएंगी। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया इट मीन्स वो उसके ऊपर राइट भी कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो क्या वो राइट कर सकता है, और अगर शेयर्ड मोड में है तो वो रीड कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था। तो इसका भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए लॉक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे चार तरह के होते हैं। एक सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल है। सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करता है लॉक ऑब्टेन करने में, जहाँ पे हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइट ऑपरेशन से पहले क्या करेगा, लॉक कर लेगा, ठीक है, और ट्रांजैक्शन को अनलॉक कर देगा जब वो राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। ये सबसे सिंपल लॉक प्रोटोकॉल है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर राइट करना है तो वो क्या करेगी, उससे पहले उसके ऊपर लॉक लगा देगी ताकि कोई और उसे रीड और राइट रीड कर सकेगा लेकिन राइट नहीं कर सकेगा, कोई और उसे इन बिटवीन चेंज नहीं कर सकेगा। सो दैट इज सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वी हैव प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल क्या कहता है, इवेलुएट करता है ऑपरेशंस को और क्रिएट करता है एक लिस्ट क्रिएट करेगा डेटा आइटम्स की जिन जिनको लॉक चाहिए, ठीक है। तो बिफोर इनिशिएटिंग एन एग्जीक्यूशन द ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट द सिस्टम फॉर ऑल द लॉक्स इट नीड्स बिफोर हैंड। तो जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो एक एग्जीक्यूशन क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम को सभी लॉक्स के लिए जो उसे चाहिए पहले से ही। अगर तो लॉक उसे ग्रांट कर दिए जाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो उसे थोड़े बहुत लॉक्स मिले हैं वो भी क्या कर दिए जाएंगे, सरेंडर कर दिए जाएंगे। अगर सारे लॉक्स मिल गए तो ठीक है वो ट्रांजेक्शन चलेगी, अगर नहीं मिलते हैं तो रोल बैक कर जाएगी, और जब तक सारे लॉक्स नहीं मिलते तब तक वो क्या करेगी, वेट करेगी। सो दिस इज प्री क्लेमिंग, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले ही सभी लॉक्स को वो चाह रहे हैं, सभी लॉक्स मिलते हैं तभी एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फेस लॉकिंग 2PL, ठीक है। तो टू फेस लॉकिंग में क्या प्रोसेस है, इसमें जो एग्जीक्यूशन फेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगी एग्जीक्यूट होना,
तो वो परमिशन लेता है लॉक्स के लिए जो उसे चाहिए। सेकंड पार्ट में क्या करेगा, ट्रांजैक्शन सभी लॉक्स को ले लेगा। अब उसके बाद उसे और कोई लॉक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन रिलीज़ करेगी फर्स्ट लॉक, उसकी थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगी और थर्ड फेज में कैनॉट ट्रांजैक्शन जो है डिमांड नहीं कर सकती नए लॉक्स की, जो उसे लॉक्स पहले से मिले हुए हैं उन्हें सिर्फ वो रिलीज़ करेगी। लेकिन इस तरह की सिस्टम में लॉकिंग प्रोसेस में क्या होता है, डेडलॉक हो जाता है, स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये लेके बैठा है, लॉक करवा के बैठा है, तो बस अपना और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा उसे। सो टू फेस लॉकिंग हैज़ टू फेसेस, वन इज़ ग्रोइंग, ये ग्रोइंग फेस हो जाएगा आपके पास, और सेकंड क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग फेस, जहाँ पे रिलीज़ कर रहा है और जहाँ पे वो लॉक को एक्विजिशन ले रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रोइंग फेस, और ये क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग फेस, ठीक है। टू क्लेम एन एक्सक्लूसिव राइट लॉक, ट्रांजेक्शन मस्ट फर्स्ट एक्वायर अ शेयर्ड लॉक, ठीक, देन अपग्रेड इट टू एक्सक्लूसिव लॉक। तो इस तरह के लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या है कि अगर उसे राइट लॉक चाहिए तो उसे पहले क्या लेना पड़ेगा, शेयर्ड लॉक जो रीड के लिए होता है, फिर उसे अपग्रेड करा सकता है वो एक्सक्लूसिव लॉक में। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग, इट इज़ बेटर देन दिस वन प्रीवियस वन, टू फेस लॉकिंग से स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग इज स्ट्रिक्टर और बेटर है, क्योंकि आफ्टर एक्वायरिंग ऑल द लॉक्स इन द फर्स्ट फेज द ट्रांजेक्शन कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट नॉर्मली। तो एग्जीक्यूट किस तरह, नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन उसकी उस तरह का केस नहीं रहेगा, डज नॉट रिलीज अ लॉक आफ्टर यूजिंग इट। तो वो क्या करेगा, कमिट के बाद, ठीक है, उसके बाद नहीं, जैसे यूज़ किया उसके बाद नहीं रिलीज़ कर देगा, कब रिलीज़ करेगा, कमिट जब एक पॉइंट आ जाएगा उसके बाद वो सभी लॉक्स को एक ही बार में रिलीज़ कर देगा, ठीक है। सो ये आपके थे डिफरेंट लॉकिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। होप आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी SQL एंड रिलेशनल अलजेब्रा। कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।